लेबनानी प्रधानमंत्री के बयान के संबंध में मुझे इन देशों के बीच अंतर करना होगा। अगर वो मान लीजिए वो अपनी टिप्पणी देता है या उसे फ्रांस का समर्थन मिलता है, मेरी राय में मैं बहुत निराश हूं। फ्रांस यूरोप में और इस तरह के युद्धों में इजराइल विरोधी नीति का प्रतीक बन गया है। दूसरी बात, मिस्र के बारे में। मिस्र संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं मिस्र को इस क्षेत्र में नहीं देखना चाहता क्योंकि हमास के मामले में मिस्र को केंद्रीय भूमिका निभानी है। कतर दुश्मन है। सीधे कहें, अगर कतर वहां है तो समस्याएं होंगी। एकमात्र देश जिन्हें मैं वाकई थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा देखता हूं वे हैं जॉर्डन और सऊदी अरब। इजराइल को वैश्विक जनमत की बड़ी समस्या है जिसे सिर्फ बंदूक या सख्ती दिखाकर हल नहीं किया जा सकता। एतान, हमने यही बात कही थी। आपने शुरुआत इस बात से की कि हमें यह इलाका चाहिए और मैं शुरुआत इस बात से करता कि हमारा कोई स्थायी इरादा नहीं है। मैंने 2 शर्तें कही थी। लोग यही याद रखेंगे कि आपने आतंकवादी कहा था, शर्तें बाद में आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल को स्पष्ट करना चाहिए कि दक्षिणी लेबनान पर उसकी योजनाएं सिर्फ हिजबुल्लाह से खतरे की वजह से हैं जिसे खत्म किया जा सकता है। मुझे लगता है दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं, जैसा कि हम साथ समझाते हैं। मैं चुनता हूं इस क्षेत्र के लिए अंतिम लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना बहुत जरूरी है। दक्षिण लेबनान को वो क्षेत्र होना बंद करना होगा जहां से इजराइल के नागरिकों की हत्या की जा रही है। इसमें कोई विवाद नहीं है और इसे अभी करना केवल इसे रोकने के लिए है, क्योंकि अगर नहीं किया तो 48 घंटों में आप इजरायली मंडर के किबुत्जीम की खिड़की के सामने रहेंगे। हिजबुल्लाह के लोग मेरे नागरिकों के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ना कि फ्रांस के राष्ट्रपति की इच्छाओं या बयान को पूरा करना। मेरा मैक्लॉन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं जो युद्ध में बहिष्कार कर इजराइल को परेशान करते हैं। यही कूटनीति है। हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। सवाल है किस बात पर जोर है। क्या आपको फ्रांस के राष्ट्रपति की परवाह नहीं? मुझे परवाह है क्योंकि यूरोपीय संघ इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूरोप में इजराइल के समर्थन की स्थिति एक राष्ट्रीय आपातकाल है और इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल को अपने मामले को पेश करने में कूटनीतिक और समझदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा पर छापेमारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर हिजबुल्लाह अस्तित्व में बना रहता है तो इजराइल को सीमा पर कब्जा करने का पूरा हक है। इजराइल की अमेरिका में राजदूत येही एल लाइटर इस हफ्ते अमेरिकी विदेश विभाग में ऐतिहासिक बैठक के बाद, जब हमारे सहयोगी माइक वेगनहाइम ने बैठक के बाद उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फ्रांस को इस वार्ता प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सवाल है, क्या संदेश वैसा ही जा रहा है जैसा आप कह रहे हैं डैन? क्योंकि इजराइल को लगता है कि फ्रांस की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। इतिहास को देखते हुए, हाल के महीनों और वर्षों में किसी तरह का समाधान निकालने और अलग अलग समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में उसकी भूमिका को देखते हुए, फ्रांस ने एक्सपीसीओ समझौते में समस्याएं पैदा की थी। ये बांटने का बेवकूफी भरा तरीका था। अगर आप चुन रहे हैं तो हम अब ऐसे दौर में हैं, पिछले 3 साल से जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, अब यहाँ क्या हो रहा है, हमें और स्पष्ट होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमने पूरी इज्जत के साथ ये दिखाया जब हमने लेबनान के साथ पिछली संघर्ष विराम को रोक दिया था। हमने लेबनान की मदद की, पर सिर्फ शब्दों में जवाब मिला, कोई ठोस कदम नहीं उठा। हम उन संयुक्त बलों पर भरोसा नहीं कर सकते जो हिजबुल्लाह के साथ थे और सहयोग कर रहे थे। ये मुझे UNWA सिस्टम की याद दिलाता है। नागरिकों को परिभाषित और इसे खत्म करना होगा। लेबनान में हमारा कोई काम नहीं है। 1 सेकंड बाद ही लेबनान इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करता है और लेबनान हिजबुल्लाह को निरस्त करने की घोषणा करता है। देखते हैं, क्या मैक्रो सचमुच महान है? क्या वह जो पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष विराम की तलाश करता फिरता है, अपने लोगों के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह को निरस्त करने में मदद करेगा? ये काम सिर्फ हम करेंगे।
मैं सहमत हूं, लेकिन यूरोपीय संघ की जो भी सैन्य क्षमताएं हैं और शायद नेटो को भी लाना, फ्रांस को शामिल कर लेबनान को जरूरी कदम उठाने और साहस दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। मुझे नहीं लगता कि यह उद्दंड राजनयिकों की आक्रामकता से होगा। उन्हें बुनियादी रूप से शामिल करना चाहिए। एक बात मत भूलिए, हमसे ज्यादा दूर नहीं, बाढ़ के पास तुर्की खड़ा है। क्या तुर्की सीरिया से इजराइल के उत्तर पूर्वी हिस्से में दूसरा ईरान बनने की कोशिश करेगा? और उनकी नजरें लेबनान पर भी हैं। तो मामला इतना संवेदनशील है और ऐसे समय में आपको एकजुट होकर बातचीत करनी होगी। मैं सहमत हूं। दूसरा सिरा यह है कि आपको मजबूत रहना होगा, तभी आपकी बात समझी जाएगी। 0 या 1। एरियल इजराइल, आपके विचार? हाँ, मैं तुर्की के शामिल होने पर चिंताओं को समझता हूँ। वे क्षेत्र में ईरान की कमजोर होती स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने सीरिया में देखा। लेकिन खास तौर पर लेबनान के मामले में हमने देखा है कि फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों का लेबनान पर बहुत ही गैर रचनात्मक प्रभाव रहा है। हम एक बहुत ही संगठित प्रयास देख रहे हैं और आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, खाड़ी देशों से, खासकर सऊदी अरब से। वे यहाँ पर्दे के पीछे बहुत सक्रिय रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेबनान कई महीनों से मूल रूप से यही चाहता रहा है। नवंबर 2024 में जब से युद्ध विराम हुआ है, लेबनान खाड़ी देशों से निवेश की मांग कर रहा है ताकि लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए फंड मिल सके। लेकिन खाड़ी देश सऊदी अरब और यूएई ने कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह निरस्त्र नहीं होता, पुनर्निर्माण नहीं होगा। और इसलिए हम यहाँ जो देख रहे हैं वो वॉशिंगटन और रियाद की ओर से एक तरह का समन्वित प्रयास है। लेबनानी सरकार को ये बहुत साहसी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, जो लेबनान के अंदर गृह युद्ध भड़कने का खतरा पैदा कर रही है। बेरूत को इस बात की गारंटी चाहिए कि उनके पक्ष में कोई खड़ा रहेगा, और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय वह समर्थन दे रहा है। और क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली देश सऊदी अरब भी यहाँ पूरी तरह से शामिल है। और ये बहुत संभव है कि अगर हम लेबनानी सरकार की ओर से ठोस कदम देखें तो कम से कम उन बहुत जरूरी फंड्स में से कुछ लेबनान में आना शुरू हो जाएंगे, और ये लेबनानी नेतृत्व को हिजबुल्लाह के इस दबाव का मुकाबला करने में भी मदद करेगा। ये कहते हुए कि जब हिजबुल्लाह का दबदबा था तो उसने लेबनान पर सिर्फ मौत और तबाही ही लाई थी। जब हम इस विपरीत रास्ते को आजमाते हैं तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन लेबनान को फिर से खड़ा करने में मदद कर रहा है। ये सऊदी अरब की भागीदारी के लिए बहुत अहम है। अभी तक लेबनान में सऊदी भूमिका की तो अभी बस शुरुआत है। इस नई पुनर्जीवित नेतृत्व के संदर्भ में पहली बार दशकों में वह अपनी संप्रभुता और युद्ध व शांति पर फैसले का अधिकार वापस पाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बात से एरियल फिर से उस दूसरे युद्ध विराम पर आना चाहती हूं जो पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो ये है कि पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी टीमों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। ये अब दूसरी प्राथमिकता है क्योंकि उत्तरी मोर्चे की हालिया घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा है। रॉयटर्स ने बताया कि दोनों पक्ष अपनी महत्वाकांक्षाएं घटा रहे हैं। और डैन पेरी, मैं जानना चाहती हूं कि इन वार्ताओं के फिर से शुरू होने की संभावना के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस समय इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? दूसरे दौर में क्या नया होगा जो वे इस्लामाबाद में एक हफ्ते पहले 21 घंटे की बातचीत के बावजूद नहीं सुलझा सके? दोनों दौरों में फर्क यह है कि दूसरा दौर पहला दौर नहीं है, और ईरानियों के साथ कोई भी बातचीत कभी भी पहले दौर में हल नहीं होने वाली। पहले दौर में अमेरिकियों ने वे शर्तें पेश की जो इजराइल को बहुत पसंद आती, और वह कोई भी समझदार व्यक्ति जो शासन का समर्थक नहीं है उसे पसंद करेगा, लेकिन ये शासन के लिए आत्मसमर्पण की शर्तें हैं। इसमें परमाणु मुद्दे के साथ हिजबुल्लाह जैसी मिलिशियाओं के समर्थन का अंत भी शामिल था। इसमें थोड़ी ढील देने से यह संभावना बढ़ जाएगी कि शासन का जो भी हिस्सा बचा है वो इसे सहन कर सके। और यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा विचार बेहतर है, क्योंकि मानकर चलें कि हम में से लगभग सभी लोग, जिनमें अधिकांश ईरानी भी शामिल हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं कि शासन गिर जाए।
बेहतर होगा कि उनकी जमीनी ताकत कुछ हफ्तों और कमजोर की जाए, इजरायली लोग शेल्टरों में रहें और विश्व अर्थव्यवस्था पर असर हो या ना हो, यह स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ईरान इस बेतुकी बात से पीछे हटे कि वो हॉर्मुज जल्लमरू मध्य को आयतुल्लाहों की चौकी बना देगा और ये कहने पर राजी हो कि हम 3.5% से ऊपर संवर्धन नहीं करेंगे, शायद उन्हें नागरिक स्तर पर संवर्धन करने की अनुमति मिल जाएगी। अधिकांश एनपीटी हस्ताक्षरकर्ताओं को इसकी अनुमति है, आप लिख सकते हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका संपत्तियों पर लगी रोक हटाकर प्रतिबंध खत्म करने पर राजी होगा, जिससे शासन को और समय मिल सकेगा? वो बहुत बुरा होगा, तो यहाँ कोई बेहतरीन विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि पहले हफ्ते की जबरदस्त नेतृत्वहीनता के बाद आर्टिश यानी सेना और आरजीसी में विभाजन होंगे और आप ईरान में तख्ता पलट की कोशिश देखना शुरू करेंगे। मुझे डर है कि असल में जो हुआ वो ये है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने तख्ता पलट कर दिया। अब ये धर्म शासित शासन नहीं रहा, जो अच्छा है, क्योंकि वे अब जिहाद फैलाने की उतनी परवाह नहीं करते। ये अब माफिया राज्य बन गया है जो काफी ताकतवर है और बची अर्थव्यवस्था के 1/3 हिस्से पर नियंत्रण रखता है। और आखिरकार ये ईरानी जनता के लिए एक समस्या बन सकता है। मैं देख सकता हूं कि अंत में उस देश में एक बहुत ही खूनी गृहयुद्ध हो सकता है। क्या इस समय ये अमेरिकियों का मामला है? याद रखिए कि 1 साल पहले सभी इजरायली बहुत खुश थे कि उन्होंने ईरान की क्षमता बुरी तरह घटा दी, यानी ईरान को हर तरह से 12 दिनों तक जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था पहुंचाया। अभी नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन अब इजरायली बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि शासन गिर सकता है या ये पागल लोग कम पागल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों बातें बहुत मुश्किल हैं। या कई इजरायली महसूस कर सकते हैं कि आने वाले महीनों या वर्षों में वैसी सैन्य कार्रवाई फिर से करनी पड़ सकती है। आपका क्या विचार है एतान? अमेरिका और इजराइल के बीच संयुक्त अभियान को सच में काम पूरा करने के लिए और कितना काम करना पड़ेगा? जब मैं कहती हूँ काम पूरा करना, तो मेरा मतलब है ये देखना कि ईरान अपने सहयोगी गुटों हिजबुल्लाह, हमास और हौथियों के जरिए आम नागरिकों को निशाना ना बना सके। शायद मैं आपको चौंका दूं। मेरी राय में जैसे ही आपके पास 230 या 40 किलोग्राम 60% यूरेनियम आ जाता है, वही वह पल है जब आप वास्तव में इस युद्ध को रोक सकते हैं और युद्ध विराम जैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईरानी शासन के उन आतंकवादियों पर समस्याओं का बोझ बहुत भारी और गंभीर है। उन्हें अपने देश को खिलाने के लिए, अपनी बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने के लिए अरबों डॉलर की जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा अब तक जो सैन्य उपलब्धियां हासिल की गई हैं, वे इतनी बड़ी, इतनी गहरी और इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध हैं, इस तरह से कि सच में ये बहुत बड़ी बातें थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हम इसकी गहराई को और अधिक समझ पाएंगे। लेकिन इस यूरेनियम को बाहर निकाले बिना, ये कहे बिना कि हमने ईरानियों से परमाणु खतरे को हटा दिया है, ऐसी हर चीज आखिरी और महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा हासिल चीजों की तुलना में वाकई असमान है। एतान और होर्मुज जलडमरू मध्य को नकारा नहीं जा सकता। ये अगला बिंदु था। मेरी राय में हमारे सामने 2 छोटे लक्ष्य हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना, यह ट्रंप के मालिक का सम्मान है, और दूसरा परमाणु। इसके साथ इसके बिना सब कुछ तुरंत तय किया जा सकता है। मेरे पास बड़ी खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया है, सुनते हैं। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। राष्ट्रपति ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बुलाने वाले हैं। यह अवसर इसलिए मौजूद है क्योंकि पुनर्प्राप्ति युद्ध के बाद से हमने लेबनान में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने पेजर सक्रिय किए, हमने 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलों के विशाल हथियार भंडार को नष्ट कर दिया, जिनसे नसरल्लाह ने इजराइल को नष्ट करने की योजना बनाई थी। हमने नसरल्लाह को खत्म कर दिया और ये नया शक्ति संतुलन इस तरह बदल गया है कि पिछले 1 महीने में हमें लेबनान से सीधे शांति वार्ता के लिए कॉल आने लगी है, जो पिछले 40 वर्षों में कभी नहीं हुआ।
मैंने इस अपील को स्वीकार किया है और 10 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति दी है, उस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी चर्चा हमने वॉशिंगटन में राजदूतों की बैठक में शुरू की थी। शांति वार्ता में हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली, हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण। दूसरी, एक टिकाऊ शांति समझौता, ताकत के बल पर शांति। इस संघर्ष विराम को हासिल करने के लिए हिजबुल्लाह ने 2 मांगों पर जोर दिया। पहली, कि इजराइल को सभी लेबनानी क्षेत्र से पीछे हटना होगा। दूसरा, एक युद्ध विराम जिसमें शांति का जवाब शांति से दिया जाएगा। मैंने इसके या उसके लिए सहमति नहीं दी थी। हम लेबनान में एक विस्तृत सुरक्षा बफर जोन में बने हुए हैं, ना कि केवल उन 5 बिंदुओं में जो पिछले महीनों में थे। ये एक सुरक्षा बफर जोन है जो समुद्र से शुरू होता है और सीरियाई सीमा पर खिरमोन पर्वत की तलहटी में समाप्त होता है। यह 10 किलोमीटर का सुरक्षा बफर जोन है। यही हमारे पास है और यही हम रह रहे हैं और हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं। ये हमें जमीनी घुसपैठ के खतरे को नाकाम करने की अनुमति देता है और साथ ही हमारी बस्तियों पर सीधे मिसाइल हमलों को भी रोकता है। उत्तरी सीमा की बस्तियां इन दोनों खतरों से सुरक्षित है। अभी भी और मिसाइलें हैं, अभी भी और रॉकेट हैं। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। मैंने पिछले 2 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वे ईरान पर समुद्री नाकाबंदी को बड़े पैमाने पर जारी रखने के लिए दृढ़ है और साथ ही ईरान की परमाणु क्षमताओं को खत्म करने के लिए भी। उनमें से अब बचा ही क्या है, वो हार नहीं मान रहे हैं और इन खतरों से निपटने में सक्षम है, जैसा हमने मिलकर किया। हम मिसाइल खतरे का भी ध्यान रखेंगे। ये 2 बड़ी प्रक्रियाएं हैं जो आने वाले दशकों के लिए हमारी सुरक्षा स्थिति को बदल सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो इस ऐतिहासिक मध्य पूर्व क्षण पर हैं, हमारे हर अतिथि को अपनी अंतिम राय देने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। डैन पेरी, शुरू करें। मैं खुश हूं कि नेतन्याहू को एक बार सुलह का हाथ बढ़ाने और सकारात्मक रहने का श्रेय दिया जाए। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत ये कहकर की कि लेबनान के साथ शांति का ऐतिहासिक मौका है, जैसा मैंने 1 घंटे पहले कहा था। ये एक अद्भुत बात है जो यहाँ आकार ले सकती है और इजराइल को इसे हकीकत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, मूल रूप से। और जब वो ईरान के साथ परमाणु मुद्दे के हल होने की उम्मीदों की बात करते हैं और जब वो अपनी राजनीतिक वजहों से इसका श्रेय लेने की उम्मीदों की बात करते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की समस्या लेबनान तक सीमित की जा सकती है और इजराइल लेबनान के बीच शांति स्थापित हो सकती है। यह घटना जोसेफ फाउन की ऐतिहासिक बैठक से कुछ दिन पहले की है, जो वाकई जश्न का कारण है। कुछ लोगों को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन सभी को नहीं। एतान को 30 सेकंड मिले। 30 सेकंड, लेकिन 2 बातें। सबसे पहले मेरा मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये भाषण 2 दिन पहले भी दे सकते थे, अभी भी दे सकते हैं और फिर 1 घंटे बाद वो लेबनान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है किसी देश को बिना ये समझे कि ये कैसे चलेगा, ऐसे युद्ध विराम समझौते की जानकारी नहीं दी जाती। ये इजरायली नागरिकों को अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू ने हथियारबंद हिजबुल्लाह पर कुछ नहीं कहा और ये एक बड़ी कमी है और ये उसकी पूरी स्पीच की एक शर्त होनी चाहिए थी। उसने हमें एक लेक्चर या सबक दिया जो हम पहले से ही कई सालों से जानते हैं कि इस तरह के इलाके को कैसे संभालना है। यह पहली बार नहीं है। ऐतिहासिक पल की बात करें, मैं सहमत हूं। उसने इजराइल की ओर रॉकेट दागे जाने को रोकने की बात की, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा और ये एक समस्या वाली बात है। 30 सेकंड एरियल इजराइल। हाँ, मैं इसे 10 सेकंड में कहूंगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वही संघर्ष विराम मॉडल बताया जो पहले देखा गया है। इजरायली सेना लेबनान में बनी रहती है और शांति के बदले शांति वाला कोई सिद्धांत नहीं है, यानी इजराइल के पास हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का विकल्प है। ईतान, आपके सवाल का जवाब है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यह सही है और यह अजीब है, लेकिन हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के बिना लेबनान से शांति समझौता संभव नहीं। यही हर चीज के लिए सबसे जरूरी है। मैं आपको समझता हूं,